हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पे। तो शायद आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पेपर तो आपका आ चुका है। तो पढ़ाई भी आपकी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं और नए नए क्वेश्चनों के साथ में शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में शुरू करते हैं। क्या है हमारी यूपी पुलिस की जानदार शानदार बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपके लिए 38 क्वेश्चनों के साथ में डेली प्रैक्टिस सेट के तहत आपकी स्थापित की जाती है, आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में फिर से हमारा वही रूटीन, जिस रूटीन से हम चल रहे थे और उसी प्रकार से हम पढ़ाई भी करेंगे। बेहतरीन क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन। ये भी देखिएगा कि आप 38 में से कितने प्रश्नों को सही करते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। अगर अभी आपका स्कोर 38 में से 25 क्वेश्चन बैठ रहा है तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, जो कि आपके लिए रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पर। और इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको जीएस में लग रहा है कि प्रश्न कहीं पर मिसमैच है, कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसका फोटो खींच के हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को, और क्लास के साथ में बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों को शुरू करते हैं। जो प्रश्न अभी तक आपके विभिन्न एग्जामों पूछे गए हैं, सबसे पहले उन्हीं पे हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद डेली सेशन कैसे होगा, देखिएगा हमने आपके लिए डिजाइन की है। जैसे जीएस के अगर ऑल सब्जेक्ट की बात करें, ऑल सब्जेक्ट जीके में कैसे क्लासों को आगे हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे क्लासों को हम डिजाइन करेंगे, यानी कि और भी हमारे पास में प्रैक्टिस सेट के अलावा और हमारी जीएस की मजबूत नींव कैसे रखी जाएगी। जैसे देखिएगा फिजिक्स की एक क्लास ले लेंगे हम पूरी कंप्लीट, ऐसे ही हम केमिस्ट्री की क्लास ले लेंगे, रसायन विज्ञान की क्लास, और ये क्लास आपकी 2 से ढाई घंटे के अंतर्गत कंप्लीट कर दी जाएंगी, कंप्लीट क्लास। ठीक है, बायोलॉजी क्लास ले लेंगे। इसी प्रकार चैप्टर वाइज में हम हिस्ट्री कंप्लीट देख लेंगे। एक ही वीडियो में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत सभी को कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसी प्रकार जियोग्राफी भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आपके जियोग्राफी भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए एक सेशन बहुत ही जल्द प्रस्तुत होने वाला है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेशल आपके लिए ही दर्ज किया जाएगा वो सेशन। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन और मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि विविध क्वेश्चन की एक कंप्लीट ले लेंगे, यानी कि ये आपके रिटन फॉर्मेट में रहेगी, एमसीक्यू फॉर्मेट। इसकी एक क्लास रहेगी, जिसकी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और इस नंबर पर आप लोग टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, क्या मिलने वाली है, जीके की आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत मिलने वाली है। तो इस नंबर पर आप सभी लोग व्हाट्सएप करिएगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि जो आपको टेस्ट सीरीज होगी। यानी कि देखिएगा इन सभी के एग्जाम से पहले आपको लगभग में 2000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओके फॉर्मेट में। ठीक है, जो कि सब क्वेश्चन होंगे आपके जीके के, यानी कि एक क्वेश्चन जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, एक क्वेश्चन भी होंगे, और भी क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे जो कि आपको फॉर्मेट में दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लास को, और ये याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया इस प्रकार से भी हमारी क्लासें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। मुगल काल देखिए कब से स्टार्ट हुआ, जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, यानी कि इब्राहिम लोदी का जो शासन था, वो आपके 1517 से लेके 1526 तक इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। यानी कि 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर का जो शासनकाल था 1526 से लेकर 1530 तक, तो पानीपत के द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था,
तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपके 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के द्वारा क्या हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के द्वारा ये युद्ध हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी मार दिया गया, यानी कि पहला शासक था पूरे मध्यकालीन भारत में जिसे युद्ध भूमि में मारा गया। कहां पर, पानीपत में। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पर है आपके, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी आपके पानीपत में ही है। कहां पर है आपके, पानीपत में भी इब्राहिम लोदी का मकबरा है। तो पूरे मध्यकालीन भारत में एकमात्र ऐसा शासक था इसे युद्ध भूमि मारा गया जिसको कहते हैं इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम संस्थापक, लोदी वंश का अंतिम शासक था और लोदी वंश का संस्थापक आपके बहलोल लोदी था। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुगल वंश अगर देखेंगे, मुगल साम्राज्य देखेंगे तो 1526 में स्थापित हुआ था और औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य बहुत ही अच्छे तरीके से चला था। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो यहां तक बहुत अच्छी किस्मत तरीके से आप मुगल साम्राज्य चलता रहा पूरी तरह से। ठीक है, और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी आपके अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की भी हम चर्चा करेंगे जब हम कंप्लीट यहां से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को किसने मारा, बाबर ने मारा। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे तो अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो देखिए मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे, कोतवाल कहते थे। तो कोतवाल प्रत्येक नगर में अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर देता था, अपने छोटे कद के अधिकारी नियुक्त कर देता था। तो उसके द्वारा वो प्रत्येक दिन क्या करते थे, इसको समस्याएं जो होती थी, जो नागरिकों की समस्या होती थी, जो भी समस्या पूरे शहर में जो भी होता था वो शाम को खबर देते थे कोतवाल को। तो जो पुलिस बल का जो प्रमुख व्यक्ति जो था वो क्या था, कोतवाल था। आज भी देखिएगा किसी भी शहर में जाइएगा तो वहां पर आपका एक थाना होता है, थाना का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, आज की डेट में भी कौन होता है, कोतवाल होता है। पहले भी क्या होता है, कोतवाल ही था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, लेकिन वर्तमान समय बात करेंगे तो वर्तमान समय में हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। अमित शाह लोकसभा एमपी हैं आपके, लोकसभा एमपी गांधीनगर, गांधीनगर यानी कि गुजरात से लोकसभा एमपी है। गुजरात की कैपिटल कहां पर है आपके, गांधीनगर है। ठीक है, इसकी याद रखिएगा। तो पहले गृह मंत्री कौन है हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कल मैंने आपको बताया था शायद कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बारदोली का आंदोलन कब हुआ है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे मोरारजी देसाई, तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अगर भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो कौन हुए आपके, तो भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हुए वो आपके नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बाबू जगजीवन राम की बात करेंगे तो भारत के पहले श्रम मंत्री, पहले श्रम मंत्री कौन थे, ठीक है, पहले श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे कि गोविंद वल्लभ पंत कौन है, तो उत्तर प्रदेश के पहले यानी कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे आपके कौन, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन आपके, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने पहला बजट तैयार किया था। और पहला बजट उत्तर प्रदेश का किस पे आधारित था, तो पहला बजट उत्तर प्रदेश का कृषि पर आधारित था, यानी कि एग्रीकल्चर पर आधारित था। ठीक है, किस पे आधारित था, तो एग्रीकल्चर पर आधारित था पहला बजट। ठीक है, याद रखिएगा। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी का नाम था, किसकी पत्नी का नाम मांडवी था, ठीक है, भरत की, मेघनाथ की, सुग्रीव की या आपके लक्ष्मण की। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, उर्मिला। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, उर्मिला। सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा।
मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। देखिएगा, सबकी पत्नी के नाम देखिएगा। मेघनाथ एक वो व्यक्ति था जो पूरे भारत को, जो पूरे हिंदुस्तानी, जो कि रावण की सेना जो थी, किसकी सेना थी? मैंने सब शब्द गलती बोले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लास पर ध्यान रखिएगा। इधर उधर जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है उनको ध्यान मत दीजिएगा। मैं सोच रहा था कि आप लोग वही मैसेजों पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सबके सब गलत बोले थे कि आप लोग समझे मैं बोल क्या रहा हूं, जिससे आपके दिमाग पे जो चल रहा था 1400 ग्राम की जो खोपड़ी है ना हमारे पास में, वो अच्छे से चलने लगे। ठीक है, तो अच्छे से सुनो, सबकी पत्नियों के नाम याद कर लो। पेपर में पत्नियों के नाम भी पूछे जाते हैं आपसे। ओवरऑल जितनी भी पत्नियों के नाम है, सबकी पत्नियों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो देखो रामायण है आपका। रामायण तो पवित्र पुस्तक है हमारी, रामचरितमानस हो गई, रामायण हो गई, गीता हो गई। एक बार एक विदेशी व्यक्ति ने, विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, तो वहां पर एक विदेशी व्यक्ति ने विवेकानंद जी से पूछा, क्या पूछा कि भाई आप बहुत होशियार बन रहे हैं, आपका दावा बहुत है, भारत का बहुत ज्यादा दावा है, तो आपकी पवित्र पुस्तक जो आपकी गीता है वो सबसे नीचे रखी हुई है। तो विवेकानंद जी ने उनको बहुत ही सुंदर जवाब दिया। विवेकानंद जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि अगर गीता की पुस्तक को हटा लेंगे ना, तो सबकी सब पुस्तकें गिर जाएंगी। जिससे क्या होता है, जिससे हमें एक जानकारी मिलती है कि अगर आपके घर की नींव कमजोर है ना, अगर आपके घर का मुखिया कमजोर है ना, तो प्रजा तो वैसे ही कमजोर हो जाएगी, वहां की, वहां रहने वाले लोग तो वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। यानी घर की नींव कमजोर है तो वो जल्दी गिर जाएगी। गीता की बुक को अगर खींचेंगे ना नीचे से, तो सभी की सभी बुक क्या करेंगे, लड़खड़ा के गिर जाएंगी। तो याद रखिएगा, ऐसे भारत भूमि की देश, ऐसे लोग का हमारा देश है। उठो जागो, जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और आप लोग सो रहे हो, आप लोग मैसेज का इंतजार कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, लगातार वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये अभी आपके भविष्य के लिए वीडियो है। व्हाट्सएप आपके हमेशा आपके साथ में रहेगा। नौकरी लग जाए, आराम से चलाते रहो। चला रहे हो फोन, ठीक है, चलाते रहना। मेरे पास तो है ही नहीं यहाँ पर फोन जो मैं चला पाऊं, ठीक है, वरना मैं भी फोन में फिर घुस जाऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है, सबकी पत्नियों के नाम याद करने हैं आप लोगों को। सबकी पत्नी के में, सबके पत्नी को तो नाम बता दिए। भरत की पत्नी का नाम, राम की पत्नी का नाम तो पूरे दुनिया में पता है लोगों को, सीता है। राम की पत्नी का नाम क्या है? सीता है। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन सा? देखिएगा, पहले प्रैक्टिस सेट में, दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तीसरे और चौथे सब में मैंने वेदों के बारे में बताया है। तो शायद अब आपको पता चल गया होगा, सबसे प्राचीन वेद क्या है आपका? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के उपवेद के बारे में मैंने आपको बताया था। ऋग्वेद का उपवेद कौन कौन से होते हैं? तो ऋग्वेद के उपवेद कौन सा होगा? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद होगा आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा? शिल्पवेद। कौन सा होगा आपका? शिल्पवेद। या कह सकते हैं ब्रह्मवेद। यजुर्वेद का कौन सा वेद होगा आपके? यजुर्वेद का धनुर्वेद होगा। ठीक है, और आपके सामवेद का जो वेद होगा कौन सा होगा आपका? देखिएगा, एक ही वेद बचा है जिसे प्रेम कहते हैं, यानी कि संगीत का वेद कहते हैं इसको हम, तो गांधार वेद होगा। अब इन वेदों के क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ भी होते होंगे। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? एतराय। एतबार कर रहे हैं ऋग्वेद में, यानी कि एतराय ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपके? गोपथ। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपके? शतपथ। ठीक है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो आपके जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बाकी वेदों के बारे में मैंने पहले में ही बताया है, दूसरे में ही बताया है, तीसरे में ही बताया है, और चौथे पेज पे भी आपको मैंने वेदों के बारे में बताया है। तो आज मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वेदों से, जो कि यहाँ पर आपके समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए हित के लिए क्वेश्चन है, यानी कि जीके और जीएस में आपको कभी भी परेशानी होने वाली नहीं है। यही क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, और ऐसे ही प्रश्न आपके आते भी हैं प्रश्न में।
ये याद रखिएगा। ये प्रश्न देखिएगा किस तरह का प्रश्न है, बवालियत प्रश्न है, इसका कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्न भी पेपर में आते हैं और ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर में, ये मुझको पता है, इसीलिए मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए करा भी रहा हूं, ठीक है। देखिए, तरला तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आपने मुझे लगता पूरी लाइफ में पहली बार प्रश्न देखा होगा इस टाइप का, ठीक है। अभी तक की नहीं देखा हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रहा हो उसने ये प्रश्न देखा हो, ठीक है। तो देखिएगा, पाक कला विशेषज्ञ है, बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ है, मीडिया प्रबंधक है, शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या एक प्रकार की रसोईया है, क्या करती हैं, भोजन के प्रकार की है। अब भोजन के प्रकार को हम कहते हैं पाक कला विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं, यानी क्या कह सकते हैं, रसोई के संबंधित है। किससे संबंधित है, आपके रसोई से संबंधित है, ठीक। याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वंदे मातरम, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया, तो देखिएगा वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम क्या था, आनंद मठ। क्या नाम था इस पुस्तक का, आनंद मठ इस पुस्तक का नाम था। और आनंद मठ की सबसे पहले चर्चा की गई थी सन्यासी विद्रोह में। कहाँ चर्चा की गई थी, सन्यासी विद्रोह, यानी कि सन्यासी विद्रोह भी किस पुस्तक से उल्लेखित किया गया है, तो आनंद मठ में सबसे पहले सन्यासी विद्रोह आया था। और सन्यासी विद्रोह के बाद आनंद मठ में, ठीक है, वंदे मातरम लिया गया था, ठीक है। क्या लिया गया था, वंदे मातरम लिया गया था। तो सबसे पहले के दौरान सर्वप्रथम कौन से आंदोलन में था, आपके स्वदेशी आंदोलन में। कौन से आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन से एक ऑपरेशन संबंधित है जिसे कहते हैं जीरो आवर, यानी कि सुबह 6 बजे से पहले सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। जीरो आवर, क्या कहते हैं हम इसे, जीरो आवर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीरो आवर कहते हैं। असहयोग आंदोलन आपका कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी डेट थी 1 अगस्त 1920। बाकी मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री के लिए हम एक स्पेशल वीडियो करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, वैसे तो इतने सारे पॉइंट हैं हिस्ट्री में पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा पॉइंट आपके हिस्ट्री में पढ़ने के लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि यही पेपर प्रश्न आने वाले हैं, ये प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, राष्ट्रगान भी है हमारे पास में, राष्ट्रीय गान भी है। तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किस पुस्तक से लिखा था, गीतांजलि से लिखा था। तो गीतांजलि से आपके और भी देशों का राष्ट्रीय गान लिखा गया, जैसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया गीतांजलि से। किसका, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया। श्रीलंका का भी संभवतः लिखा गया था राष्ट्रीय गान, श्रीलंका का भी लिखा गया था राष्ट्रीय गान, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तो और भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है कहानी, अभी हमारी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो चलिए ये देखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रेट इंपोर्टेंट है। इतना इंपोर्टेंट है कि आपने ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझिएगा। कि भारतीय संविधान लिखा गया था, तो देखिएगा भारतीय संविधान लिखा गया था, ठीक है। भारत का संविधान देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। भारत कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, राइट। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जो कि 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई थी। 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई थी। इस समिति को जो नाम दिया गया वो कहा गया प्रारूप समिति।
कौन सी समिति का नाम दिया गया? प्रारूप समिति दिया गया इसका नाम। जब प्रारूप समिति इसका नाम दिया गया तो इसे मसौदा समिति भी कहते हैं हम। कौन सी समिति कहते हैं? मसौदा समिति भी कहते हैं प्रारूप समिति को। ठीक है, याद रखिए, प्रारूप समिति बोले, मसौदा समिति बोले, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये स्वतंत्रता के 14 दिन के बाद गठित हो गई ये समिति। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस समिति को गठित कर दिया। कितने? 14 दिनों के बाद ये समिति आपकी गठित हो गई। इसने क्या करा? संविधान को निर्माण बनाना शुरू कर दिया। संविधान निर्माण हो गया 26 नवंबर 1949। संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। और संविधान बनने के बाद में टोटल अगर ओवरऑल अगर बात करें, टोटल बात करें तो देखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से भारत में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। सबको पता है कि कितने वर्ष लगे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, याद रखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। यानी कि मैं कह सकता हूं अप्रोक्स 3 वर्षों का समय लगा होगा। कितने वर्षों का समय लगा होगा? 3 वर्षों का समय लगा होगा भारतीय संविधान को बनने में, जहां लगभग में 64 लाख रुपया खर्चा आया था। कितना खर्चा आया था? 64 लाख। तो संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, लेकिन सुलेखक किसे कहते हैं, यानी कि कैलीग्राफर कौन था? तो कैलीग्राफर की अगर बात करेंगे, यानी कि सुलेखक कौन था भारतीय संविधान का, तो हम कह सकते हैं प्रेम बिहारी नारायण। क्या कह सकते हैं? प्रेम बिहारी नारायण क्या थे? सुलेखक थे। ठीक है, सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। तो अब एक प्रश्न देखिएगा, 3 वर्ष में बना, लगभग 3 वर्षों में बना। 3 वर्ष से अधिक अवधि में बना, गलत। 2 वर्षों में बना, गलत। कौन सा होगा? 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम। 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा, टाइम दुनिया में हर व्यक्ति को पता है। जो आपके पेपर में जो 30-32 लाख लोग जो पेपर देने आ रहे हैं ना, उनको एक ही बात रटी हुई है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये बात उनको रटी हुई है। इन बातों को कोई हटा नहीं सकता। लेकिन देखिएगा, इसमें ऑप्शन उसने चेंज कर दिया। तो आपको मैंने पिछली शायद क्लास में बताया था कि लगभग में आप 3 वर्ष याद लगे लगभग में। ठीक है, तो 2 वर्ष से अधिक लगा किंतु 3 वर्ष से कम का समय लगा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से मूव करेगा। आगे जो क्वेश्चन होगा वो इसी प्रकार से मूव करेगा। अच्छे अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोगों के साथ में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, ज्ञान जीएस ही आपको ऐसे क्वेश्चन कराएगा, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत क्लास है हमें। एक दिन में हमें पूरी नाप डुबा नहीं देनी है। लेकिन नाप डुबानी नहीं है, नाप को हमें आगे तक लेके चलना है। 60 या 244 में अपना स्थान ग्रहण करना है पूरी तरीके से, क्योंकि वैकेंसी बहुत सालों के बाद में आई है। तो बिल्कुल छोड़िएगा मत वैकेंसी को। अगर छोड़ दिए तो तुम टूट जाओगे। क्या होगा? टूट जाओगे, टुकड़े कर देंगे घर वाले काट काट के। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य? एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर होता नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी नहीं था। क्योंकि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य कौन से हैं? ये तो प्रश्न नहीं पूछा था। प्रश्न ये पूछा था मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है। देखिएगा, माता पिता की आज्ञा मानना। ठीक है, माता पिता की आज्ञा मानना। माता पिता की आज्ञा मानना।
ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, ये मूल कर्तव्य में नहीं है हमारा। मतदान करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो कुछ ऐसे फैक्ट हमारे होते हैं जो हमारे मूल कर्तव्यों में नहीं होते, तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। जो होगा वो आपको पता चलेगा। 11 मूल कर्तव्य, जैसे आपके अखंडता एकता की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये सब आपके क्या है, मूल कर्तव्य की श्रेणी में आपके आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां से 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर बना? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बना था। तो प्रश्न हमेशा पेपर में यह आएगा कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य से टॉपिक आपके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप संविधान को पूरा डिटेल पार्ट में पढ़ सकते हैं कि कितने मूल कर्तव्य किस किस अनुच्छेद के तहत हमारे होते हैं। ठीक है, बेसिक जो डिटेल मैंने था यहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया है, और वही आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखिए, माता पिता की आज्ञा मानना मूल कर्तव्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आज से मानना ही बंद कर दो। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं आता, वैसे आपके आता है। मतदान करना नहीं है, संपत्ति का अधिकार हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये सब हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आते। कितने हैं आपके? 11। शिक्षा का अधिकार हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, सिप्ला दरगाह हिमाचल, सॉरी, सिप्ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो किस घाटी में स्थित है आपका? बताइएगा भाई, किस घाटी में स्थित है? कहां पर है आपके? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक दर्रा और भी है आपके, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और भी है, रोहतांग दर्रा है, जो किसको किसको जोड़ता है? जो मनाली को लेह से जोड़ता है, शायद हमने कल ही इसको पढ़ा था। मनाली और लेह को जोड़ता है, और एक किसको जोड़ेगा? ये आपके तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, तिब्बत को जोड़ता है। किस घाटी में है? तो सतलज घाटी में है। किस घाटी में है आपका? सतलज घाटी में है। ठीक है, याद रखिएगा, किस घाटी में? सतलज घाटी में है। और कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एप्पल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपके कुल्लू घाटी। ठीक है, तो कुल्लू घाटी क्यों प्रसिद्ध है? सेब के उत्पादन के लिए कुल्लू घाटी आपके प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट, त्रिपुरा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो त्रिपुरा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ठीक है, तो देखिएगा, भारत का कब दर्जा? त्रिपुरा, त्रिपुरा की सीमा भारतीय राज्य बांग्लादेश से लगती है। जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिपुरा तीनों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। तो और कौन से राज्य हैं भारत के जो कि सीमा बनाते हैं? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, और इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर है, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान के नाम से जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, लेकिन 1971 में इसने अपनी घोषणा कर दी, तो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जानने लगे। बांग्लादेश के नाम से जाने, तो आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में आपके हेड ऑफिस है किसका? बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का हेड ऑफिस कहां पर है? आपके बांग्लादेश में है, ढाका, बांग्लादेश में। ढाका कैपिटल है, ढाका टका। ढाका टका क्या है? कैपिटल करेंसी। कैपिटल करेंसी आप याद करिएगा। तो बांग्लादेश का जो मुख्यालय है वो यानी कि बिम्स्टेक का जो मुख्यालय वो कहां पर है? आपके ढाका में है। ठीक है, ढाका में। यहीं से अगर एक पॉइंट बनता है, कंफ्यूजन में बनता है कि भाई सार्क है जो आपका साउथ एशियन, यानी कि सार्क जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क का मुख्यालय आपके नेपाल काठमांडू में है।
सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल, काठमांडू। सब प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे पेपरों में, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा इन चीजों को। अगर इग्नोर कर दिए तो भाई क्वेश्चन पेपर आपसे होगा नहीं। 37 में से 10-12 ही क्वेश्चन कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाई कब त्रिपुरा, देखिएगा 63 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, 1963 में। उसके बाद में 1 जनवरी 1972 को क्या बन गया ये, ठीक है, 1 जनवरी 1972 को बन गया आपका पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया त्रिपुरा को। तो त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है त्रिपुरा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिएगा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछ सकता है बांग्लादेश कब बना, तो देखिएगा बांग्लादेश 1971 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंटिंग मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विशेषों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो प्रश्न तो इस प्रकार से बना रखा है कि भाई आपको ये लग रहा होगा कितना टफेस्ट क्वेश्चन है, कितना हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन प्रश्न है कि लखनऊ, देखिएगा लखनऊ को पहले अवध के नाम से जानते थे, अभी वर्तमान समय में इसको हम लखनऊ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लखनऊ के नाम से। लखनऊ की जो स्थापना की थी वो आसफ उद दौला ने की थी, आसफ उद दौला ने की थी। लेकिन अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खान ने। शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी, ठीक है। याद रखिएगा, शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी, ठीक है। तो देखिएगा इसके लिए क्या करा गया है? ललित कला, इसकी जो हेड ब्रांच है वो कहां पर है? आपकी न्यू दिल्ली में है। और राज्य ललित कला अकेडमी कहां पर है? तो आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? लखनऊ में है। तो देखिएगा प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन विषयों पर कलाकारों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित संस्थान कौन सा है? ललित कला अकेडमी है, ठीक है। कौन सा है? ललित कला अकेडमी है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ने इंडिया ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। किस कलर का हस्ताक्षर किया था? तो देखिएगा एनवायरनमेंट से संबंधित है तो सभी लोग बता देंगे, हरे पर किया था। यानी किस पर किया था? हरे पर। यूएनईपी एक संगठन है विश्व में जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित है। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मुख्यालय कहां पर है? आपके नैरोबी में। कहां पर मुख्यालय है? नैरोबी, केन्या में मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी यूएनईपी की? तो 5 जून 1972 में स्थापित हुआ था। 5 जून 1972 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा ये संगठन। और 5 जून को हम क्या बनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि इन्वायरमेंट डे बनाते हैं। और पर्यावरण अधिनियम कब आया था? तो पर्यावरण अधिनियम आया था 1986 में। लेकिन अगर उसने आपसे प्रश्न पूछ लिया, एग्जाम में एक प्रश्न आ गया कि भाई पर्यावरण अधिनियम किस तारीख के सहत अगर पूछ लिया तो क्या होगा? तारीख क्या होगी? 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986 को ये लागू किया गया था, ठीक है। तो इस दिन की तारीख को याद रखिएगा, 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत पर पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, ठीक है। पर्यावरण की बात अगर करेंगे तो एक वन भी आता है पर्यावरण के अंतर्गत, वन। तो वन दिवस कब बनाते? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बनाते हैं 21 मार्च को। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपके देहरादून में है। तो वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में है। और आपके वन अधिनियम कब आया था? तो वन अधिनियम 1980 में आया था। कब आया था वन अधिनियम? 1980 में वन अधिनियम आया था। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए परेशान ना होइएगा, इस नंबर पर
हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिंक आपको मिलेगा, उससे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, उससे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारे लिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक समिति, भारत पर वैश्विक का प्रभाव, भारत के सरकारी हॉस्पिटल बनाए जाने का मानक, भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरण मुद्दे। किस आधार पर इसकी स्थापना की गई थी बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसके आंसर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, भारत पर वैश्विक का प्रभाव, भारत के सरकारी हॉस्पिटल बनाए जाने पर मानक, भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरण मुद्दे। ठीक है, तो देखिए किसके लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति हैं आपके राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डायरेक्टली 1 नंबर पर ही पूछा जाएगा, डिटेल इसका फॉर्मेट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि समितियां जो होती हैं उनके सिर्फ यही पूछा जाता है कि वो किस लिए हुई थी। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए भारतीय संविधान में जो आपके एससी और एसटी है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, 89 संविधान संशोधन 89 संविधान संशोधन 2003 के तहत, 89 संविधान संशोधन 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। तो इसमें पूछा गया, यानी कि किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 338 के अंतर्गत, और एसटी किसके अंतर्गत है, आपके 338 ए के अंतर्गत है। एसटी क्या होता है आपका, इसके लिए बोलेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं, अनुसूचित जाति आयोग किसके अंतर्गत आता है, 338 के अंतर्गत आता है। आंसर क्या होगा, 338। ठीक है, 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारत का, सॉरी 148 में है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी 148 आर्टिकल में है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 148 में नहीं है आपके। ठीक है, 324 में क्या है आपका, निर्वाचन आयोग है। कौन सा आयोग है, निर्वाचन आयोग है 324 में। और 300, अब आपका 300 बचा नहीं, 280 बचा। 280 में क्या है आपका, वित्त आयोग है। 280 में कौन सा आयोग है आपका, वित्त आयोग है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा आयोग है आपके, वित्त आयोग है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो 2 आर्टिकल संबंधित है, 338 से 338 आपके 2 आर्टिकल संबंधित हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले व प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतिम कहा जाता है, आरंभिक माना जाता है, या मध्य माना जाता है, संकटपूर्ण माना जाता है। तो देखिएगा इसको क्या मानते हैं, यानी कि यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय, या कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके 28 दिसंबर 1885 में। जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। क्या था, लॉर्ड डफरिन यहां पर वायसराय थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन था वायसराय, लॉर्ड डफरिन यहां पर वायसराय थे। और 1905 में वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में वायसराय थे।
तो इनके समय में आपका क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था इनके समय में। कब हुआ था बंगाल का विभाजन, तो डेट याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। और इनके समय में विश्वविद्यालय अधिनियम भी आ चुका था। विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 में आया था आपके। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, 1904 में आया था, क्योंकि इनका जो शासन टाइम है वो 1898 से लेकर 1905 तक इनका शासन काल है। ठीक है, इनका शासन काल है। तो देखिएगा अंतिम था, नहीं भाई अंतिम तो नहीं कह सकते, आरंभिक नहीं कह सकते, क्या था, संकटपूर्ण था। यहां से क्या था, संकटपूर्ण रहा था, क्योंकि यहाँ पर बंगाल का विभाजन होना भारत के लिए संकटपूर्ण का एक अस्तित्व था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा अगर और भी हम बात करें, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक घटना थी। एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी युग क्या था, तो 1919 से लेकर 1942 तक क्या था, गांधी युग था। 1919 में जैसे खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग हुआ था, यहाँ पर जलियांवाला बाग हो चुका था। और आपकी अगर बात करें तो रोलेक्ट भी हो चुका था यहाँ पर, क्या हो चुका था, रोलेक्ट एक्ट भी आ चुका था यहाँ पर। ठीक है, क्या आ चुका था, रोलेक्ट एक्ट भी यहाँ पर आ चुका था। और यहाँ पर क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था। क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन था यहाँ पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। देखिएगा यहाँ पर आंदोलन सब चलने लगे थे। ठीक है, तीन तीन आंदोलन एक ही एक तारीख पर हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर संकटपूर्ण नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या होगा, मध्यम होगा। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन होगा, संकटपूर्ण की बात नहीं कर रहे, यानी कि ठीक है बैलेंसिंग पे काम चल रहा था यहाँ पर, क्योंकि इधर स्थापना हो चुकी थी और वहां तक जाने के लिए क्या हो चुका था, संघर्ष हो चुका था बंगाल के विभाजन का। ठीक है, अंतिम तो नहीं कहेंगे, अंतिम हम 1942 में कह सकते हैं कि आजादी की अंतिम चरण की बात हम कर सकते हैं, आरंभिक भी नहीं मानेंगे इसको हम। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की, फरवरी 1919 में की थी। कब करी थी, फरवरी 1919 में की थी। अभी मैंने बताया महात्मा गांधी के ऊपर हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे महात्मा गांधी की, क्योंकि एक प्रश्न तो हमारे पेपर में महात्मा गांधी जी से बनना ही बनना है, कोई भी रोक नहीं सकता उस चीज को। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, राजनीतिक सुधारों के लिए। ठीक है, राजा राममोहन राय थे, आनंद चार्लू थे, या महात्मा गांधी थे। तो राजनीतिक सुधारों के लिए तो सभी रहे थे, राजनीतिक सुधारों के लिए ये सभी के सभी नेता आपके रहे थे। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी के थे, तो इनको तो हम कह नहीं सकते। सुब्रमण्यम अय्यर भी नहीं हो सकते, या तो दो में से एक व्यक्ति होंगे, तो कौन होंगे आपके, आनंद चार्लू, मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और राजा राममोहन राय के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं की। ठीक है, क्योंकि आप प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, प्रत्येक वीडियो आप देखेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ऐसे आप लगातार वीडियो अलग अलग कट के देखते रहेंगे, आधी आधी वीडियो देखेंगे, तब आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा और आपका भविष्य भी एक तरफ मझधार में चला जाएगा। कहते नहीं, मझधार की नैया है, उसको तुम्हें बचा के पार लगाना है। अगर बीच से वीडियो देखोगे, साइड से वीडियो देखोगे, कंप्लीट पहले क्लास से नहीं देखोगे, तो कुछ भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, कैसी कैसी बातें बताई गई हैं, क्या क्या इसमें करा गया है। तो मझधार की नैया को बीच में नहीं डालना है, मझधार की नैया को लगातार चालू करना है आप लोगों को। अब लगातार चालू करने के लिए कितनी मेहनत लगने वाली है, ये तो आप लोग जानते ही हो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कितनी कितनी मेहनत लगने वाली है आपके लिए, ये तो आपसे अच्छा कुछ जानता नहीं, क्योंकि वर्दी आपको चाहिए, मजबूती आपको चाहिए, शादी आपको करनी है, विवाह आपको करना है। ठीक है, तो सब कुछ आप ही को करना है, तो आप मजबूत रहिएगा, और जितना आप मजबूत रहेंगे उतना आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकेंगे, ये बात मैं जानता हूं।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अभी पढ़िएगा, कुछ दिनों का टाइम है, तभी बस अगर ए आपने अच्छे से दिन निकाल लिए तो उम्मीद रखिएगा कि आगे आपका जीवन अभी से लेके बुढ़ापे तक का सहयोग बन जाएगा ये नौकरी आपकी। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करते रहिएगा, और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे, नौकरी तो लगेगी लगेगी। आप ये भी कह सकते हो कि भाई मेरा इतना नंबर आया, मेरा 300 में से 280 नंबर आएगा, 300 में से 270 आया, 250 आया, 230 आया, यानी कट ऑफ से भी 10-20 नंबर ज्यादा आए। जब तुम निकलो एग्जाम हॉल से तो तुम्हारा दिल ये ना बोले कि कट ऑफ कितने पे जाएगी, ये बोले कि मेरा तो हो गया, क्योंकि नंबर 240 245 आपके होने चाहिए, जिससे कट ऑफ की आपको जरूरत ना पड़े। स्टूडेंट एग्जाम हॉल से निकलेगा फिर किसके पीछे भाग, कट ऑफ के पीछे भागता है। तो कट ऑफ के पीछे नहीं भागना है, किसके पीछे भागना है, मेहनत के पीछे भागना है। मेहनत करोगे तो कट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। केंद्रीय विधानसभा 1929 मामले में भगत सिंह का बचाव किसने किया था? तो भगत सिंह का बचाव किसने किया था? आसफ अली ने, उषा मेहता ने, और आसफ अली ने, सी आर दास ने। सी आर दास सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे, सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे ये भी प्रश्न आ सकता पेपर में आपके, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें किस नाम से जानते थे? देश बंधु के नाम से जानते थे, फ्रेंड ऑफ नेशन कहते थे। क्या कहते थे इन्हें हम? देश बंधु, या कह सकते हैं फ्रेंड ऑफ नेशन। ये फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से भी इनको हम जानते थे, ये फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से भी इनको हम जानते थे। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन है आपके, किसने बचाव किया था? तो बचाव करने वाले थे आसफ अली। किसने बचाव किया था? आसफ अली ने इनका बचाव किया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में हुई थी। कहाँ के परिसर में हुई थी? होनी थी, प्लेग के कारण पुणे में ना हो पाई। कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? बंबई में। अभी हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करी थी, तो अब नहीं करेंगे। दिल्ली की अगर बात करेंगे तो देखिए, दिल्ली की स्थापना किसने की? अगनपाल ने। किस वंश से संबंधित थे? आपके तोमर वंश से। ठीक है, दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारतीय संविधान के 239 ए के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 239 ए के तहत क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो 239 डबल ए के तहत केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। और दिल्ली में क्या है? आपके सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, दिल्ली में क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि भारत के पास एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है आपका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ है? दिल्ली में है। कौन सा आर्टिकल डिसाइड करेगा? 130 आर्टिकल डिसाइड करेगा कि इस भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 239 डबल ए के तहत ये बताता है कि जो आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है 239 के तहत है। बंबई की बात करेंगे, किसने स्थापना करी? गेरोल्ड अंगियार ने। गेरोल्ड अंगियार ने बंबई की स्थापना की थी। ठीक है, किसने स्थापना करी थी? बंबई की स्थापना। जॉब चार्नाक ने किसकी स्थापना करी थी? कोलकाता की। ठीक है, मद्रास की स्थापना किसने करी थी? फ्रांसिस डे ने, यानी कि मद्रास की स्थापना की थी फ्रांसिस डे ने। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? यानी कि एक शहर और भी है पांडिचेरी, किसने स्थापना की थी? मॉर्टिन ने। ठीक है, याद रखिएगा, इन सभी शहरों को याद रखिएगा, क्योंकि ये शहर आपके मैचिंग करने के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बंबई को उपहार में किसे मिला था? तो उपहार में मिला था चार्ल्स द्वितीय को। ये लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न है। चार्ल्स द्वितीय को बंबई उपहार में मिला था। इसको चार्ल्स द्वितीय को बंबई उपहार में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवयुक्त अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष आपके? राहुल सचदेव, अनिल त्यागी, अमित रस्तोगी।
कौन है आपके? अमित रस्तोगी हैं। ठीक है, याद रखिए कौन है अध्यक्ष आपके? अमित रस्तोगी। भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन अर्जेंटीना के लियो मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो मेसी तो पहले हैं जो कि अर्जेंटीना से हैं। प्रीवियस ईयर कैपिटल पूछी गई थी, क्या कैपिटल है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। मुद्रा है आपकी पीसो। मुद्रा क्या है आपकी? पीसो। पिछली बार पूछी गई थी। एक कैपिटल और पूछी गई थी प्रीवियस ईयर, अम्मान की कैपिटल क्या है? ठीक है, और आपकी पूछी गई थी अजरबैजान की कैपिटल। तो देखिएगा प्रश्न बनेंगे पेपर में, अजरबैजान की कैपिटल है आपके बाकू। ठीक है, मस्कट कैपिटल है आपके अम्मान की। तो ऐसे आपके कैपिटल करेंसी पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है कि कैपिटल करेंसी नहीं पूछी जाएगी। एक नंबर की कैपिटल और करेंसी जरूर आपकी पूछी जाएगी। उसके बाद एक कैपिटल पूछी गई थी वेनेजुला की। क्या कैपिटल है वेनेजुएला की? आपकी काराकस। क्या कैपिटल है? काराकस आपकी कैपिटल है वेनेजुला की। ठीक है, याद रखिएगा कौन होंगे इसमें? सुनील छेत्री, क्योंकि बांग्लादेश के हैं, अब भारत के मूल निवासी हो चुके हैं। ठीक है, स्टॉर्ट इन माई स्काई शीर्षक पुस्तक जो हाल ही में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? दिव्या दत्त के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा? दिव्या दत्त के द्वारा एक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित कार्य करती है? कल मैंने एक प्रश्न आपको बताया था, कृषि के लिए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। कौन सा बैंक है कृषि के लिए सबसे बड़ा? नाबार्ड बैंक है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। और ये भी बताया था छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना हुई थी, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1980 से लेके 1985 तक है। 1980 से लेके 1985 तक है छठी पंचवर्षीय योजना। इस समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई, तो सिमरमन समिति, सिमरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसी भी बैंक को बनाने के लिए आपकी समिति बनाई जाती थी। जैसे आरबीआई बैंक को बनाने के लिए हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारत का केंद्रीय बैंक बना था आरबीआई। प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में मुख्यालय हटाकर कहां कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, तो 1935 में कोलकाता था, 1937 में मुख्यालय दिल्ली कर दिया गया था। तो भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 को। कब किया गया? 1949 में किया गया। भारत में बहुत सारी बैंकें हैं, तो सभी बैंकों की देखरेख कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। स्थापना वगैरह हम पढ़ लिए। प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन अब मुख्यालय कहां पर है आपके? बंबई में। सॉरी, मुख्यालय बंबई में है, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई का बंबई में है, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ी सी गलती हो चुकी थी। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब बनाते हैं? कब बनाते हैं आपके? 21 अक्टूबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 21 अक्टूबर को बनाते हैं राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 31 अक्टूबर मैंने आपको एकता दिवस पढ़ाया था, आज 21 दिवस पढ़िएगा। क्या है? पुलिस स्मृति दिवस। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ला लोरेसिया या क्राइम रूम स्थापित किया है? स्पेन। कैपिटल क्या है? मैड्रिड। कैपिटल क्या है स्पेन की? मैड्रिड कैपिटल है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या कैपिटल है भाई? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और भारत की कैपिटल क्या है? लखनऊ। भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली। इसे अब कहते हैं हम न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा मानक समय सबसे ज्यादा कहां पर? रूस में है। इसका आंसर क्या होगा आपका? स्पेन।
11 मानक समय है रूस में, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आपके रूस में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, आपके रूस में है। इलियम नेगियन पौधा जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा था, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सिक्किम में है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। ठीक है, सभी भारतीय राज्यों की कैपिटल पता है? देहरादून है आपकी कैपिटल, उत्तराखंड की। मणिपुर की कैपिटल कहां पर है? इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कहां पर है? आपके ईटानगर है। कहां पर है? ईटानगर में है। ठीक है, तो याद रखिए कहां पर है? आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नंबर 1। नंबर 2 नंदा देवी नेशनल पार्क है। नंदा देवी पर्वत चोटी भी है, जो कि भारत की पूर्ण रूप से भारत में स्थापित सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी, जो कि पूरी तरह से भारत में ही है। और आपकी अगर बात करें तो गोविंद सागर भी आपके नेशनल पार्क कहाँ पर है? यहीं पर है, उत्तराखंड में। फिर देखिएगा राजाजी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क आपके हरिद्वार के अंतर्गत आता है। जिम कॉर्बेट हो गया। फिर आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, यमुनोत्री नेशनल पार्क है, यमुनोत्री नेशनल पार्क है। और आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, यानी कि फ्लावर ऑफ वैली भी नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा उत्तराखंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को काटकर बनाया गया था। कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 का इसका निर्माण किया गया था। तो इसे किस नाम से जानते थे? इसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे। लेकिन अब हम इसे 2006 में हमने नाम क्या कर दिया, सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया, हमने तो नहीं करा लेकिन सरकार ने इसका नाम उत्तराखंड कर दिया था। कब कर दिया था? 2006 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिले को काटकर बनाया गया था? 13 जिलों को काटकर बनाया गया था उत्तर प्रदेश के। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हाल ही में सुर्खियों में रहा ने चीफू सुरंग किस राज्य में है? किस राज्य में है? आपके नागालैंड में है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। कोहिमा कैपिटल है। अभी उत्तराखंड तो देहरादून पढ़ा था। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल अभी हमने पढ़ी थी। आंसर भी क्या होगा आपके? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ बनाया? लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, यह हॉर्नबिल त्योहार कहाँ बनाया जाता है? तो आपके नागालैंड में ही बनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, क्या है? एक पक्षी है हॉर्नबिल आपका। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गुड आंसर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसकी डिटेल हमने पहले भी पढ़ी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर, हरिहर और बुक्का ने की थी। तो दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी आपकी वर्तमान समय में क्या है? हम्पी है। और हम्पी को विश्व विरासत सूची का भी हिस्सा बनाया गया है। तो 1986 में हम्पी को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, विश्व विरासत सूची का हिस्सा बनाया गया था। ये जो साम्राज्य था ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित हुआ था। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था वहां पर? मोहम्मद बिन तुगलक वहां पर शासन था। कल भी मैंने आपको बताया है, कल मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था। ठीक है, तो आप वहां से भी स्टडी कर ले। मैंने क्या कहा कि डेली का सेशन पढ़िएगा। अगर एक भी सेशन छूटता है तो आपको क्वेश्चन थोड़े कम पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये शासन था तो इसके समय में दो साम्राज्य बने थे। एक तो बना था आपका बहमनी साम्राज्य और दूसरा बना था विजयनगर साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना उन सभी लोगों को पता होगी जो कि कल पढ़े थे। कब हुई थी? 1347 में हुई थी। हसन गंगू संस्थापक था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें हम कहते हैं कृष्णदेव राय।
पहली क्लास जब करी थी तो कृष्णदेव राय के बारे में बात की थी, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो थे वो आपके विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अमुक्त मल्ल्याद, अमुक्त मल्ल्याद पुस्तक को लिखा था। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त मल्ल्याद पुस्तक लिखी थी इन्होंने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पुस्तक थी अमुक्त मल्ल्याद, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई। और इनके समय में अष्टदिग्गज कवि रहते थे। कौन से दिग्गज रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख जो कवि था वो क्या था? पेड्रोना। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी आंसर क्या है? किस नदी के किनारे है? तो देखिएगा किस नदी के किनारे है, पेड्रोना को हटा दी। किस नदी के किनारे है? तो आपके तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है आपके आंध्र प्रदेश का? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, यानी कि 5 स्टेटों में बहती है। यूपी में बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है और उत्तराखंड में बहती है। आपके 5 स्टेटों में बहती है गंगा नदी। ठीक है, याद रखिएगा। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कृष्णा नदी महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है आपके। ठीक है, बाल विहार पद्धति के संस्थापक कौन थे? तो बाल विहार पद्धति के संस्थापक जर्मनी के व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे? जर्मनी के। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। मुद्रा क्या है आपके? यूरो। मुद्रा क्या है? यूरोपीय कंट्री का देश है तो मुद्रा क्या होगी? यूरो होगी। कौन है? फ्रोवेल। राइट आंसर क्या होगा? फ्रोवेल। ठीक है, याद रखिएगा। एक समय त्रुटि पता लगाने का कोड CRC। CRC है क्या आखिर? क्रॉस रेफरेंस चेक है, सर्कुलर रेफरेंस चेक है, साइक्लिक रोडेंडेंसी चेक है आपके। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। ओके, CRC चेक्स के आपके है ओवरऑल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग। 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। आपका बल्ला तो देखा ही होगा, जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए पता ही होगा। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब स्थापित किया गया था? 57 में, 60 में, 67 में। 1967 नहीं, 1700 से ऑप्शन है, तो 1767 में स्थापित किया गया था। सर्वे मैप 40D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? कौन से राज्य आते हैं आपके? देखिएगा, राजस्थान मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश गुजरात आएगा, गुजरात राजस्थान आएगा, गुजरात या आपके महाराष्ट्र आएगा। कौन सा राज्य आएगा आपका? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं आपके। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध किस नदी के सहयोग से पूरी की जाएगी? सॉरी, किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी टिहरी बांध? ठीक है, तो टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। कहां पर है? भागीरथी, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है नहीं, कहां पर है आपके? उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से लगी। किस देश के सहयोग से बनेगा? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनेगा। किसके सहयोग से बनेगा? सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनेगा आपका टिहरी डैम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदायों से संबंधित प्रतिवर्ष व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल 100% आने वाला है पेपर में। तो गुजरात सरकार ने कितने रुपए का समझौता किया है देने के लिए? कितने रुपए? 5। जय श्री राम, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो जय श्री राम की जन्मभूमि के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है
कि हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी बनाया जाता है? तो किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में बनाया जाता है? सांख्यिकी मतलब पीसी महालोनोबिस के मॉडल पर, पीसी महालोनोबिस के मॉडल पर। ठीक है, कब बनाते हैं? तो देखिएगा 20 अक्टूबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 20 अक्टूबर को। ठीक है, 21 अक्टूबर को तो अभी हमने पढ़ा था। अरे हाल ही में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? शतरंज से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? आपके शतरंज से। ठीक है, कह रहे हैं कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सैन्य संगठन है, कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो कितने पूर्णकालिक इसमें सदस्य होते हैं? इसमें टोटल मिला के 7 सदस्य होते हैं आपके। कितने सदस्य होते हैं? टोटल मिला के 7 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा आरओ यारो की क्लासें भी चल रही हैं हमारी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आरओ यारो की क्लासें। ठीक है, आपको अगर डिटेल फॉर्मेट में पढ़ना है, जैसे यूपी स्पेशल पढ़ना है आपको, तो यूपी स्पेशल की पूरी प्लेलिस्ट है, जिससे आपके क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और आपकी क्लास वाइज रहेगी भी। ठीक है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस हो गया, आपके सब कुछ पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में। आप जाइएगा, वहां से आप डिटेल फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे हम नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।